नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपका पेट का जो एग्ज़ाम है वह 6-7 सितंबर को होने जा रहा है। तो आपके पेट के एग्ज़ाम में जो जीएस होता है, तो जीएस के अलग-अलग सेगमेंट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, तो हर सेगमेंट से अलग-अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आप इस श्रृंखला से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है इतिहास का वह क्या है। तो पहला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। आपका जो प्रश्न है वह पूछ रहा है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो वह था दोस्तों आपका लॉर्ड मेयो। और यह जो लॉर्ड मेयो था, इसकी हत्या एक बंदी था, मतलब एक अपराधी था जो कि बंदी गृह में था, तो उसी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अर्थात फॉरवर्ड नीति जिसको कहते हैं उसका अनुसरण करने वाला गवर्नर माना जाता है। ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन बी है एल्गिन, ऑप्शन बी है डफरिन तथा ऑप्शन डी है लिटन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा लिटन। वह लिटन था जो कि इस नीति को मानता था, इस नीति को फॉलो करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीट हो गया है, इसको हम लोग, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। तो यह प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा भारत का ऐसा वायसराय था जो कि दीर्घ काल तक शासन किया था, दीर्घ काल तक भारत में वायसराय के पद पर बना रहा। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था यह भारत में सबसे दीर्घ काल तक वायसराय के पद पर बना रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। जब आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है, तो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध के बाद पेशवाई को समाप्त कर दिया जाता है। पहले होता था कि जो मराठा थे उनमें एक पेशवा होता था, और बाद में जब अंग्रेजों का युद्ध उनसे होता है, प्रथम होता है, द्वितीय होता है और तृतीय होता है, तो तृतीय युद्ध के बाद जो पेशवाई का पद होता है वह समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो प्रश्न में वही पूछा जा रहा है कि किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो वह किया गया था दोस्तों आपका 1818 में। क्योंकि जब 1817 से 1818 के मध्य आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है, तो उसी युद्ध के दौरान जो पेशवाई का पद होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है, और इस तरह से मराठों की जो रही सही शक्ति होती वह वहां पे पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। ऑप्शन ए है डेविड आर्टरलोनी, ऑप्शन बी है चार्ल्स मिटकॉफ, ऑप्शन सी है आर्थर वेलेजली तथा ऑप्शन डी है जॉन चार्ल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन था वायसराय था जिसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा चार्ल्स मेटकाफ। वह वायसराय था चार्ल्स मेटकाफ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे अन्य एग्जाम हो। तो यहाँ पे आपको सुमेलित कराना है कि आपको बताना है कि जो यह दिया हुआ है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे दे रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध क्या अस्थायी बंदोबस्त से है। हाँ बिल्कुल सही है, इसका संबंध जो है अस्थायी बंदोबस्त से है। लॉर्ड वेलेस्ली, इसका संबंध क्या सहायक संघ से है। हाँ, इसका संबंध भी सहायक संघ से है।
सी है सर जॉन शोर। और पूछ रहा है कि यह क्या इसका संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये डी वाला आपका लॉर्ड जो हेस्टिंग्स है, इसका जो संबंध है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों तो आपके सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपका ये तीनों सुमेलित हैं। और पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो सही आप लगाएंगे वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपके ए भी सुमेलित है, बी भी सुमेलित और डी भी, यह तीनों सुमेलित हैं। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यह सुमेलित नहीं है, और वही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन था जो कि भारत का प्रथम वायसराय बना। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो ये प्रश्न भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वह था आपका ये लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। और कब बनता है? तो यह वही 1857 का जब विद्रोह होता उसके बाद इसको भारत का वायसराय बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। और पूछा जा रहा है कि कहां पर सुनाया था, क्योंकि 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद फिर महारानी विक्टोरिया आती हैं, और जो भारत का जो प्रशासन रहता है, जो शासन रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उसको वहां पे उसके हाथ से लेकर सीधे ब्रिटेन कंट्रोल करना शुरू कर देती है। मतलब ब्रिटेन शासन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर सुना था, किस जगह पे अधिवेशन हुआ था? तो वह होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अधिवेशन होता और यहीं पे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। प्रश्न क्या है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। कब किया गया था, वही आपसे पूछ रहा है कि यह नियम कब लागू किया गया था, कब यह लोगों को अधिकार दिया गया था। ऑप्शन ए है 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी है 1860 में सनद के जारी किए जाने से, तथा ऑप्शन डी है 1858 की सामग्री की घोषणा में। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें इस बात की घोषणा की गई थी कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार आपको दिया जाता है। तो वह घोषणा होती है 1858 की, जो सामग्री की घोषणा होती है उसी समय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, क्या इसका संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है? हाँ, इसका संबंध अस्थायी बंदोबस्त से माना जाता है। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, इसका संबंध सहायक संघ से था, ये भी आपका सही है। सी है लॉर्ड डलहौजी, और इसका भी संबंध व्यक्तिगत सिद्धांत से था, क्योंकि जब लॉर्ड डलहौजी जब यह गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय बनता तो यह अन्य राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरू कर देता है। ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग, क्या इसका संबंध उच्चतम निष्क्रियता से था? तो नहीं, इसका संबंध आपका उच्चतम निष्क्रियता से नहीं था। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन डी है यह आपका सुमेलित नहीं है, और यही आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है यह आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपके जो तीनों हैं ए, बी और सी, यह तीनों सुमेलित हैं। कॉर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से, जो कि आपका आता है 1793 ईस्वी में। उसी तरह से लॉर्ड वेलेस्ली का जो संबंध है वह सहायक संघ से है, और लॉर्ड डलहौजी का जो संबंध है वह व्यक्तिगत सिद्धांत से माना जाता है। और यह जो लॉर्ड डलहौजी था, इसी ने भारत में पहली बार रेलवे लाइन
का जो विस्तार था इसने शुरू किया था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो वह बिछाई गई थी 1853 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो आप इसको याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अस्थाई बंदोबस्त है वह किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो अस्थाई बंदोबस्त का नियम आता है वह किसके शासनकाल में प्रारंभ किया जाता है? तो यह जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है और किसके द्वारा यह शुरू किया गया था उसको भी पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ये अस्थाई बंदोबस्त है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर पूछा जाए कि जो अस्थाई बंदोबस्त होता था ये किसके किसके साथ किया जाता था, यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया कि जो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया था, तो यह अस्थाई बंदोबस्त आखिर किसके साथ किया जाता था? तो अस्थाई बंदोबस्त यह जमींदारों के साथ किया जाता था, जमींदारों के साथ। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो अस्थाई बंदोबस्त किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह किसके साथ किया जाता था? तो यह जमींदारों के साथ किया जाता था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? यह प्रश्न तो आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई थी, किस वर्ष कराई गई थी, किसके शासनकाल में कराई गई थी? तो वही आपसे पूछ रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है डफरिन तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि यह जो अस्थायी क्या कहते हैं कि ये जनसंख्या की जो जनगणना होती है वह किसके समय में कराई गई? तो यह करवाया था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने पहली बार भारत की जो पहली जनगणना होती है वह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा कब करवाई गई थी? तो 1872 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब से करवाई गई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी, तो भारत में अगर नियमित जनगणना की बात किया जाए तो भारत में जो नियमित जनगणना शुरू की जाती है वह करवाई जाती है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि जो नियमित जनगणना होती है, नियमित जनगणना, तो यह कब से शुरू हुई थी? 1881 ईस्वी से। और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि भारत में अगर प्रथम जनगणना की बात किया जाए कि किसके द्वारा कराई गई थी, वह करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में। अगर वहीं पे पूछा जाए कि भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है वह किसके द्वारा करवाई गई थी और कब करवाई गई थी, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। तो आपका यहाँ पे अगर इसके अनुसार देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्रश्न है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण कर रहा था तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? कैसे अपराधी द्वारा? एक दंडित अपराधी द्वारा उस वायसराय की हत्या की गई थी। तो वह वायसराय कौन था? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे बताना है कि किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो वह की गई थी लॉर्ड मेयो की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसकी हत्या लॉर्ड मेयो के द्वारा, सॉरी, लॉर्ड मेयो की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं।
ये भी आपका रिपीटेड है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन का जो आविष्कार होता है, रेलवे लाइन बिछाई जाती है, वह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा वायसराय था, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो वह आपका होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। अभी हमने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो यह कब बिछाई गई थी? यह बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? अभी तो आपको बताया गया कि भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन का आविष्कार होता है, रेलवे लाइन बिछाई जाती है, वह किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? वह था लॉर्ड डलहौजी। दूसरा प्रश्न आपका अगला है 18 कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ? तो पूछा जाता है कि जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, सबसे पहले किन किन नगरों के मध्य बिछाई गई? ऑप्शन दिया है हावड़ा और श्री रामपुर, ऑप्शन सी है मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन बी है बम्बई और थाने तथा ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से दो नगरों के बीच रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो वह बिछाई गई थी बम्बई और थाने के मध्य। और यह भी प्रश्न आपका अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन सी है 1840, ऑप्शन बी है 1850 तथा ऑप्शन डी है 1890। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन शुरू होती है वह कब शुरू की गई थी? वह शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में। और हमने आपको बताया कि किसके शासनकाल में? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। और सबसे पहले किन किन नगरों के बीच में बिछाई गई? तो मुंबई और ठाणे के मध्य। आगे देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी है मद्रास रेलवे तथा ऑप्शन डी है अवध तिरहुत रेलवे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो वह किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सबसे पहले रेल यात्रा को प्रारंभ करने का कार्य किया था। आगे देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष बंगाल से जो दासों का निर्यात होता है उसको रोक दिया जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1764, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1858 तथा ऑप्शन डी है 1868। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा वर्ष था जिसमें बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया जाता है? तो वह रोका जाता है दोस्तों 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों का जो निर्यात होता था वह उसको रोक दिया जाता है। सॉरी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अवध राज का जो विलय होता है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया जाता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया होता है वह किस नीति से, क्या बहाना वह बनाता है कि यह राज्य, यह जो प्रदेश है, यह कार्य करने में अक्षम है, इसलिए हम इसको अपने राज्य में मिला लेंगे। तो कोई तो बहाना उसको चाहिए था। तो वही बहाना पूछ रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? ऑप्शन ए है अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी है युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी है सहायक सैन्य द्वारा तथा ऑप्शन डी है कुप्रशासन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसी रीत थी जिसके द्वारा अवध का विलय 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। तो वह था दोस्तों कुप्रशासन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुप्रशासन का बहाना बनाकर अवध को अंग्रेजी राज में विलय करा लिया गया था। और कब कराया गया था? तो यह हुआ था 1856 ईस्वी में। यह वर्ष भी आपसे पूछ लेता है कि अवध का विलय अंग्रेजी राज में किस वर्ष किया गया था? वह किया गया था 1856 में। इनमें से किस वर्ष से बंगाल के
सॉरी, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो यह आपका प्रश्न रिपीट हो गया है 1789 ईस्वी में। ये भी आपका रिपीट है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, वह क्या था? तो आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने राजपूत राज्यों से जो सहायक संधि उसने किया, तो उसके सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है, क्या उसका उद्देश्य रहता है? ऑप्शन ए है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन बी है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, तथा ऑप्शन डी है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ऐसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत राज्यों से सहायक संधि करती है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वह क्या रहता है? तो वह रहता है दोस्तों अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, क्योंकि अंग्रेज एनीवे एनी हाउ किसी भी तरह से अपनी प्रभुसत्ता को भारत में स्थापित करना चाहते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सॉरी, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, तो वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों वह कब होता है? तो यह 1764 में होता है, बिल्कुल सही है। सहायक संधि आप देखेंगे सहायक संधि ये आपको कुछ गलत लग रहा है, तो ऑप्शन सी देखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ये सही है आपका। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि जो आपका सहायक संधि होती है वह आपकी 1798 से शुरू होती है, तो यहाँ पे आपका ये 1863 दिया है, बिल्कुल गलत है। तो यही वही आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों यह सुमेलित नहीं, और वही आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सुमेलित नहीं है कि जो सहायक संधि होती है 1863 में नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्थापित करना। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह पूछा भी जाएगा कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन भारत में किसने किया था? ऑप्शन ए है बेंटिक के शासनकाल में, अर्थात किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए बेंटिक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है कार्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन सी है कर्जन के शासनकाल में, तथा ऑप्शन डी है डलहौजी के शासनकाल में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो अभी आप संघ लोक सेवा जिसे कहते हैं, पहले है भारतीय लोक सेवा था, भारतीय लोक सेवा आयोग, तो वही पूछ रहा है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था कार्नवालिस के शासनकाल में, अर्थात लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शन ए कोतवाल को, ऑप्शन सी अमला को, ऑप्शन बी दरोगा को, तथा ऑप्शन डी जमींदार को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन ए कोतवाल को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी है आसफुद्दौला, ऑप्शन सी है राजा चेत सिंह, तथा ऑप्शन डी है राजा महीप नारायण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बनारस विद्रोह होता है उसका नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों राजा चेत सिंह के द्वारा। यह जो नेतृत्व किया गया था बनारस विद्रोह का, ये आपका बनारस विद्रोह है, तो बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाता है वह किया जाता है राजा चेत सिंह के द्वारा। और यह जो राजा चेत सिंह रहते हैं यह वारेन हेस्टिंग की सेना को इतना मजबूर कर देते हैं, इतने बुरी तरह परास्त करते हैं कि यह जो वारेन हेस्टिंग की सेना रहती है यह चिनार के किले में छुपने के लिए मजबूर हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बनारस विद्रोह का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किसने किया था, तो वह किया था राजा चेत सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कलकत्ता में
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर रहता है दोस्तों, वह कौन रहता है? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड वेंटिंग। तो आपको बताना है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था दोस्तों आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसे हम रिंग फेंस की नीति भी कहते हैं। जो आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, इसे इंग्लिश में कहीं कहीं आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो रिंग फेंस की नीति है उसका संबंध किस गवर्नर जनरल से था। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है इसे हम रिंग फेंस की नीति भी कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो अगर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध हम लोग पूछे तो इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। जो रिंग फेंस की नीति होती है दोस्तों, इसका जो संबंध था वह वारेन हेस्टिंग्स से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? महाराजा रणजीत सिंह थे, तो वही पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? ऑप्शन ए है अहलुवालिया, ऑप्शन बी है डलेवालिया, ऑप्शन सी है कन्हैया तथा ऑप्शन डी है सुकर चकिया। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो रणजीत सिंह थे इनका जो संबंध था वह सुकर चकिया मिसल से माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वह सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया कि इनका संबंध सुकर चकिया मिसल से माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है पटियाला तथा ऑप्शन डी है कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वह थी आपकी ये लाहौर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि हुगली को किन लोगों ने समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांस वासियों ने, ऑप्शन सी है डेनमार्क वासियों ने तथा ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो वह आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। तो पुर्तगाली जब आते हैं तो वह हिंद महासागर पर पुर्तगाली पूरी तरह से कब्जा बना के बैठ जाते हैं और हिंद महासागर पे इतना कब्जा बना लेते हैं कि वहां से जो भी अन्य प्रदेशों की जो भी जहाजें होती जब वहां से गुजरती थी व्यापार के लिए, तो वह वहां से टैक्स वसूलते थे और टैक्स के एवज में अगर जो वह एक टोकन देते थे और अगर वह जहाज वाला लेके नहीं जाता था तो आगे जाके यही पुर्तगाली उन जहाजों को लूट लिया करते थे। और अगर टोकन आप ले लेते थे तो फिर उन जहाजों की सुरक्षा यही पुर्तगाली करते थे। तो वही था कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वह बनाया था पुर्तगालियों ने। ये थे पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली तथा ऑप्शन डी है अंग्रेज, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक अधिक। तो आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वह करते थे पुर्तगाली, क्योंकि यही समुद्री लूटपाट के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी है जॉर्ज चार्नक, ऑप्शन सी है गैरोल्ड एंगियार तथा ऑप्शन डी है विलियम नॉरिस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कलकत्ता का जो संस्थापक था वह कौन था? वह आपका था जॉर्ज चार्नक। और अगर बात करें गैरोल्ड एंगियार की तो यह आपका बम्बई का संस्थापक था। यह आपका बम्बई का संस्थापक था। बम्बई का संस्थापक जो गैरोल्ड एंगियार था यह आपका बम्बई का संस्थापक माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन
नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ये पुर्तगालियों में एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलती थी जो कि नीला जल योजना के नाम से जानी जाती है। तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है। ऑप्शन ए है द अल्मीरा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है दुप्ले तथा ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको बताना है कि जो नीली जल योजना या नीला जल योजना थी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, उसका संबंध किस से माना जाता है। तो वह थी उसका संबंध अल्मीरा से माना जाता है, जो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा था। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा का संबंध नीली जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी से माना जाता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार स्थापित करने वाले लोग कौन थे। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज तथा ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले लोग कौन थे। तो वह थे दोस्तों आपके पुर्तगाली, क्योंकि भारत में सबसे पहले कौन आता है, तो वह आते हैं पुर्तगाली, और वहीं से भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो जाता है। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली जो था वह था वास्को डी गामा, और वह कब आता है, तो 1498 ईस्वी में वह भारत आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन ए है 1496 में, ऑप्शन सी है 1498 में, ऑप्शन बी है 1497, ऑप्शन डी है 1600 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। अभी हमने आपको बताया कि भारत आने वाले जो प्रथम पुर्तगाली था वह था वास्को डी गामा, और वह कब आया था, तो वह आया था 1498 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो आपको बताना है कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय भारत में बनता है वह कौन बनता है। ऑप्शन ए है डियाज, ऑप्शन सी है अल्मीरा, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा तथा ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो भारत आने पर भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम वायसराय बनता है वह कौन बनता है, तो वह आपका बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा वायसराय भारत में पुर्तगालियों का 1505 से 1509 तक रहता है। तो आपका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनता है, तो पहला बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। आगे हम लोग देखते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ा गया किस वर्ष। वर्ष पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध होता है, ऑप्शन ए है 1761 में, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1760 में तथा ऑप्शन डी है 1767 में। तो आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों वह किस वर्ष लड़ा गया था। तो वह लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में। क्योंकि जो ये प्लासी का युद्ध होता है वह होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और इस युद्ध में बंगाल का जो गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव, उसकी जीत होती है, तथा बंगाल के जो गवर्नर उसमें रहते हैं वह रहते सिराजुद्दौला, और जो अंग्रेज रहता है वह था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ था। वह था आपका प्लासी का युद्ध, और हमने आपको बताया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1757 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो प्लासी के युद्ध में अर्थात सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था, तो वह था आपका प्लासी का युद्ध, और कब हुआ था 1757 ईस्वी में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वह किसको माना जाता है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ऑप्शन सी है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी राज का जो संस्थापक था, ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था। क्योंकि जब 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद जो नवाब का जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं उनकी पराजय होती है, और उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत होता है।
रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। और उसी युद्ध के बाद वो तो एक जो युद्ध होता है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वह इनकी एक कूटनीति की जीत होती है। लेकिन जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में अंग्रेजों की एक निर्णायक जीत होती है, उनके कुशल सैन्य का एक प्रतीक होता है। इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था, तो वह था आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब वही प्रश्न आपसे पूछ लिया कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत मानी जाती, अर्थात कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध तथा ऑप्शन डी है वानदिवास का युद्ध। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है और उस युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं और एक अस्थाई अपने साम्राज्य की स्थापना भारत में कर लेते हैं। तो वह आपका युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि होता है 1764 ईस्वी में। यह आपका 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वह कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर तथा ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था दोस्तों आपका शाह आलम द्वितीय। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जब बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में होती है 22 अक्टूबर 1764 को, तो उस समय जो बंगाल का नवाब था वह कौन था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मीर मिर्जाफर, ऑप्शन सी है मीर कासिम तथा ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। तो जैसा कि आपने देखा हो कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है तो उस समय बंगाल का जो नवाब रहता है वह रहता है सिराजुद्दौला। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हार होती है और सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेज मिर्जाफर को बना देते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जब बक्सर की लड़ाई होती है तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वह था आपका मिर्जाफर। अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था कौन था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय तथा ऑप्शन डी है शुजाउद्दौला। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वह था दोस्तों आपका शाह आलम द्वितीय। क्योंकि शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी होती है वह पूरी तरह से अस्थायी रूप से अंग्रेजों को प्रदान कर देता है। क्योंकि जब बक्सर के युद्ध में हारता है तो बक्सर के युद्ध में हारने के बाद दो इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक होती है 12 अगस्त 1765 को और एक होती है 16 अगस्त 1765 को। और जो 12 अगस्त 1765 को होती है तो उसी संधि के एवज में जो शाह आलम द्वितीय रहते वह बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी होती है वह अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे देते हैं, अंग्रेजों को प्रदान कर देते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वह था आपका शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? वही प्रश्न आपसे पूछ लिया कि 1765 में इलाहाबाद की जब संधि होती 12 अगस्त 1765 को, तो उस समय बंगाल की जो दीवानी होती है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को किस शासक ने प्रदान की थी? ऑप्शन ए बंगाल के नवाब ने, ऑप्शन बी मुगल सम्राट ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड के शासक ने तथा ऑप्शन डी अफगान के राजा ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा कि जो मुगल सम्राट रहते शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो राजधानी वो दीवानी होती है वह अस्थायी रूप से अंग्रेजों को ट्रांसफर कर देते हैं, उनको दे देते हैं संधि के एवज में। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि
किस गवर्नर के किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जब बंगाल का जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, तो उस समय जो अंग्रेज गवर्नर रहता है वह रहता है रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी बार जब 1764 का युद्ध होता है तो उस समय भी जो गवर्नर रहता है अंग्रेजों का वह रहता है रॉबर्ट क्लाइव। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो वह दिए गए लॉर्ड क्लाइव के समय में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। वही प्रश्न आपसे बार बार पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न है, जो तरीका है वह अलग अलग है। तो आपसे पूछ रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब की? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 1765 को, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765 को तथा ऑप्शन डी है 21 अगस्त 1765 को। तो यहाँ पे आपको डेट अगर याद रहेगी तो भी आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1765 तो सब में दिया है, लेकिन ये वाली डेट आपको पता होनी चाहिए। तो आप याद रखेंगे जब 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, तो उसी संधि के एवज में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी होती है वह अस्थायी रूप से शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को प्रदान कर दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कि 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की जब संधि होती है तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान को, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ को, ऑप्शन बी है सिताब राय को तथा ऑप्शन डी है सैयद गुलाम हुसैन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो वह बनाया था दोस्तों मोहम्मद रजा खान को। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए है हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी है खड़ग सिंह, ऑप्शन सी है शेर सिंह तथा ऑप्शन डी है नवनिहाल सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि जो महाराजा रणजीत सिंह के उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह थे आपके खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो अभी आपसे पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। अब प्रश्न है कि सिख राज्य का जो अंतिम शासक होता है, जो अंतिम राजा होता है, वह कौन बनता है? ऑप्शन ए खड़ग सिंह, ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन सी नवनिहाल सिंह तथा ऑप्शन डी दलीप सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिख राज था उसका अंतिम राजा कौन बनता है? तो वह बनता है दलीप सिंह। तो सिख राज्य का अंतिम जो राजा थे दोस्तों वह थे दलीप सिंह। आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो पंजाब के पूर्व महाराजा थे दलीप सिंह, उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य माना जाता है? कथन दिया हुआ है, उस कथन को पढ़िए। ए है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। बी है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। सी है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था तथा डी है वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराजा दलीप सिंह के बारे में सत्य है? तो वह आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन दिए गए हैं और कथनों को पढ़कर उस पर विचार कीजिए और आप उसका आंसर दीजिए। तो पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है विलियम बेंटिक
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही, केवल एक सही है या फिर केवल दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, या फिर न तो एक सही है न ही दो सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या यह सही है? नहीं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव, आप यहाँ पे लिख लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था, यह गवर्नर जनरल नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि बंगाल, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो आप कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, परंतु बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए, अगर जनरल लगा है तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहीं पे आप लिख लेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक सेकंड, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब यहाँ पे आप प्रश्न पे देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा कथन है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। आपका कथन नंबर 2 सही है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, केवल 2 सही है, एक गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए। वही प्रश्न वहीं से आपका पूछ लिया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे दोस्तों आपका, यहाँ पे ये सही नहीं है। आप इसको यहाँ पे, या फिर आप एक ऑप्शन और बना लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पे आप ई बना के लिख लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। बाकी रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और वारेन हेस्टिंग्स यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वह सही हो जाएगा, एक ही भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक। तो यहाँ पे आपको बताया दोस्तों कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था। तो यहाँ पे आपका एक भी सही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और
तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है शायद, चलिए इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि थी उसके अनुसार कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ऑप्शन बी है, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तथा ऑप्शन डी है, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो यहाँ पे आपको बताएं दोस्तों कि निम्नलिखित में से लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा यह ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यहाँ पे सी यह लागू नहीं होता, बाकी और तीनों लागू होते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन सी है पंजाब के दलीप सिंह, ऑप्शन बी है हैदराबाद के निजाम, तथा ऑप्शन डी है बड़ौदा के गायकवाड़, तथा ऑप्शन ई है नागपुर के भोसले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सहायक संधि का उसने शुरुआत की तो उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन थे? तो वह थे दोस्तों हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 राज्यों का नाम दिया है और उन राज्यों का यह बताना है कि कौन सा राज्य पहले सहायक संधि किया था, उस तरह से उनका क्रम लगाना है। और पहला राज्य है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है अवध तथा चौथा है सिंधिया। और कूट दिया गया है कि इसमें से पहचानिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 4 2, ऑप्शन सी है 4 3 2 1 तथा ऑप्शन डी है 3 2 1 4। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर सबसे पहले किस राज्य ने सहायक संधि किया था। तो अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के निजाम ने, हमने बताया कि जो हैदराबाद के निजाम थे वह सबसे पहले सहायक संधि किए थे। और कब किए थे? 1798 ईस्वी में। तो हैदराबाद ने सहायक संधि कब किया था? 1798 ईस्वी में। मैसूर की बात करें तो यह किया था 1799 ईस्वी में। अगर अवध की बात करें तो अवध ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। तथा सिंधिया की बात करें तो यह 1803 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। तो अब आप क्रम लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, उसके बाद मैसूर ने, उसके बाद अवध ने, उसके बाद सिंधिया ने। तो आपका 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सुगौली की संधि हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुगौली की संधि होती है वह किस वर्ष होती है? तो सुगौली की जो संधि होती है दोस्तों, ऑप्शन दिया है 1800 में हुई थी, या फिर 1805 में हुई थी, या फिर 1803 में हुई थी, या फिर 1815 में। तो जो सुगौली की संधि होती है दोस्तों वह होती है आपकी 1815 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें कि बक्सर के युद्ध, तो हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर के युद्ध से था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से था, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध अगर माने तो इसका संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से था, यह भी सही। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर था वह था
लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका संबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं, बाकी आपके ऊपर के तीनों सुमेलित हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं था, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स से माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था दोस्तों अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विलियम वेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? क्योंकि सती प्रथा एक बहुत ही बेकार प्रथा थी, बहुत ही खराब प्रथा थी, तो वही पूछा जा रहा है कि विलियम वेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ऑप्शन ए है 1825 में, ऑप्शन बी है 1827 में, ऑप्शन सी है 1829 में, तथा ऑप्शन डी है 1830 में। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सती प्रथा का अंत होता है वह किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1829 ईस्वी में, और किसके द्वारा? विलियम वेंटिक के द्वारा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1858 तथा ऑप्शन डी 1868। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बंगाल से दासों का जो निर्यात रोका जाता है वह रोका जाता है 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ? तो वह था कुप्रशासन के कारण। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 70, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, या फिर ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, या फिर ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द था यह किसके लिए प्रयुक्त होता था, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह किया जाता था दोस्तों भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण था? अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका क्या कारण था? ऑप्शन ए है भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी है विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, तथा ऑप्शन डी है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऐसे शासक थे, किस राज्य के शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी है इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी है जोधपुर के राजपूत राज्य ने, तथा ऑप्शन डी है मैसूर के शासक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य के शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद के निजामों ने ये तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में। और जोधपुर के राजपूत राज्य ने भी इसने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, मैसूर के शासकों ने भी कर लिया था। लेकिन जो इंदौर के होलकर थे इन्होंने कभी भी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी पंजाब के दलीप सिंह, ऑप्शन डी है बड़ौदा के गायकवाड़, तथा ऑप्शन ई है नागपुर के भोसले। तो अगर बात किया जाए कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे, तो वह थे आपके हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का
सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता कीजिए। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो हैदराबाद ने किया था 1798 में, मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में तथा सिंधिया ने 1803 में किया था। तो इस तरह से आपका जो कूट सही होगा वह होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था दोस्तों धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। प्रश्न नंबर 77 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो भारत में जो अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था थी, पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड जॉनसोर, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको बताना है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा भारत में अस्थायी भू राज्य व्यवस्था को शुरू किया जाता है, अस्थायी भू राज्य व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तो वह था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष इसने किया था? 1793 ईस्वी में। और यह किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ। जो अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था थी यह जमींदारों के साथ की जाती थी, जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो यह किया गया था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए है रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ऑप्शन सी है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त। ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो आपका कथन सही है दोस्तों वह आपका डी है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं, सारे गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जब रैयतवाड़ी जो व्यवस्था भारत में लागू होती है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, तो उसको शुरू करने वाले, उसकी शुरुआत करने वाले कौन दो व्यक्ति थे, कौन से लोग थे? वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल एक, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 तथा डी है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंध किसका किसका है। तो जो कॉर्नवालिस था दोस्तों, इसका संबंध तो अस्थायी बंदोबस्त से था, अस्थायी बंदोबस्त का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से था। तो यह आपका बिल्कुल नहीं, यह आपका गलत हो जाए। बाकी जो अलेक्जेंडर रीड था, थॉमस मुनरो थे, इन दोनों का संबंध आपका रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था से माना जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 क्वेश्चन की जो सीरीज थी हिस्ट्री की। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।